तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुपद में जो प्रश्नावली 2.1 है और जो 2.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 सारे सबके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उनको जरूर चेक करना। तो देखो बहुपद ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुपद के बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको बहुपद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कक्षा 9 में जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुपद को जानने के लिए देखो, बहुपद का मतलब होता है क्या होता है, एक से ज़्यादा पद। ठीक है, बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद, सीधा। अब इसके डिटेल में हम आ रहे हैं। ठीक है, बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। ठीक, अब बहुपद के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, एक है चर और एक है अचर। पहले चर अचर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर चर की बात करें, जैसे हम लिखते हैं ना x, y, z, t, ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं u, v, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर। e, b, ये सब हमारे चर हैं। अचर क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 2 माइनस के 3, 1/2, √3, 1000, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, अचर। ठीक है, सो सबसे पहली चीज बहुपद को जानने के लिए हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, तो ये चर हुआ, ये अचर हुआ, आपको पता चल गया चर अचर क्या होता है। अब आते हैं बहुपद जानने के लिए सबसे मेन चीज, पहली चीज हमारे पास आती है वो होती है बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक। देखो डायरेक्ट प्रश्नावली पे नहीं आ रहे हम, अगर चीजों को आप सीखोगे नहीं तो चीजों को रट के क्या फायदा। गणित का अगर आप रटने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट में और गणित में क्या फर्क होगा। चीजों को हमें समझना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आगे चल के कभी आप बच्चों को पढ़ाओगे, छोटे भाई बहनों को पढ़ाओगे, तो आप रट के पढ़ाओगे क्या। अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बता नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जानते हैं हम बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक के बाद ही हम बात करेंगे बहुपद की। तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अगर कुछ निश्चित हम चर लें तथा अचर लें, अचर राशियों, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज मैं बोला को हमारे पास मेन चीज क्या होगा, हमारे पास मेन चीज होगा, एक तो होगा चर, एक होगा अचर। चर और अचर को साथ में लेके उनका अगर आप जोड़ो, उसको घटाओ, उसका गुणा करो या उसका भाग दो, तो उसके संयोग से जो पद बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं, ठीक है, एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने एक अचर ले लिया 2 और एक चर ले लिया मैंने x², तो 2x², ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ पद और जोड़ दे रहा हूं, जैसे कि 4x, ठीक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और एक मैं लिखता हूं जैसे कि √x + 7y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3x, ये लिख दिया मैंने 7y, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, पदों को जोड़ रहे हैं, इससे प्लस लिखा, कुछ घटा भी दो, जैसे कि 7x - 3y,
ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है ये सभी। अब हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए कुछ नियम कानून है। बहुपद, आप बहुपद किसे बोलोगे, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज इसका नोट बना लेना। बहुपद किसे कहोगे आप, व्हाट इज बहुपद? तो ऐसे अब लिखना आप, ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिसमें तीन चीजों का पालन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। पहली चीज क्या है, आप बोलोगे सर पहली चीज क्या है? तो जो चर राशि होती है, चर राशि वही जो एक्स वाई जेड होता है ना, चर राशि का जो घातांक होगा, मतलब जो पावर में लिखा जाएगा ऊपर, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में जानते हैं ना, तो पूर्णांक अगर बात इसने की है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। पहली कंडीशन तो है कि जो भी आप चर लेंगे उसकी जो घात में होगी वो धनात्मक में होनी चाहिए, ठीक है। और पदों की संख्या निश्चित हो। ये निश्चित का मतलब है 5, 100 को जो भी आप गिन सकते हैं, जो आप मुंह से बोल सकते हैं। अगर बहुपद को डॉट डॉट करके छोड़ा जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। पदों की संख्या उसमें निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो। ये दूसरा कंडीशन है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा पद क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। आप वास्तविक संख्या अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए डिटेल में, ठीक है। आप वैसे जो आप पढ़ रहे हैं ना कक्षा 10 में, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपके लिए अभी फिलहाल के लिए। अगर मैं आपके लिए काल्पनिक संख्या बोलूं, जैसे कि मैं लिख दूं ये -2 में, तो ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। इसका हल संभव नहीं है, लेकिन कक्षा 11 में इसका हल संभव है गणित में, ठीक है। काल्पनिक संख्या है, तो अगर ऐसा कुछ गुणांक में आता है तो नहीं काउंट होगा, उसे हम नहीं ले सकते। अब बहुपद के कुछ उदाहरण लेते हैं जो कि बहुपद होगा और जो कि बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण ले रहा हूं मैं, क्योंकि क्रॉस मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने x³ + 2x² + 7x। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर x² - k/x, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x² - kx + 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया √3x² + 7x - k/x। ये 4 मैंने उदाहरण लिए, ठीक है। तो इनमें से 2 बहुपद है और 2 बहुपद नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लेता हूँ। चलो देखो, सबसे मेन चीज बता रहा हूँ, x, ये जो हमारे x जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सारे मान प्लस के होने चाहिए। है प्लस के? जी बिल्कुल प्लस के हैं। उसके बाद पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 1, 2, 3 पद आप गिन पा रहे हो। उसके बाद प्रत्येक पद में जो चर राशि का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए जो कि बिल्कुल है। तो ये जो है तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये बहुपद होगा। इसमें आ जाओ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी x बट्टे में जब लिखा जाएगा ना, या x की घात में 3/2 ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना,
या x की घात में -1 ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घात में क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या चाहिए। ठीक है, बट्टे बट्टे में नहीं आना चाहिए, ना ही धनात्मक घात आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, तो अगर बट्टे में 3/2 हो, बट्टे में हो या माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होता है। 1/x से हम बट्टे में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। x की घात 2 है, x की घात प्लस में 1 है तो ये बहुपद है। ये देखो बट्टे में आ गया x², ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के बारे में समझ में आ गया, कौन सा बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। ये सब है आपके पास, ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुपद के वैसे प्रकार तो अनेक होते हैं, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एक पदी, फिर मैं लिख देता हूँ द्विपदी, फिर लिखता हूँ त्रिपदी। मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा आई थिंक। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि x² x या फिर 7x या फिर -3y, ऐसे एक पद, एक ही पद है। जब तक धन प्लस ना हो, माइनस ना हो, तो उसे एक ही पद बोला जाएगा। तो ये सभी कॉमा लगा के लिखा है मैंने, ये सभी हमारे एक पद के हैं। द्विपद की बात करूँ तो जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस का x, कॉमा दूसरा मैंने लिख दिया -3x² प्लस के x या फिर 3x + 7। ये सब द्विपदी हैं क्योंकि दो पद है, 1 2 1 2 1 2। त्रिपद में ऐसे 3 हो जाएंगे, जैसे कि x3, ठीक है, x3 + x + 7, तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में समझ में आया अंतर क्या होता है। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अब एक आता है नया नाम, शून्य बहुपद। इन सब की अगर आपको जानकारी हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, MCQs आता है ना, ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये सब स्किप कर दोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है। ये सब छोड़ दोगे तो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं रहेगा, तो MCQ आपके सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर शून्य बहुपद क्या होता है, अब आप बोलोगे अरे भाई जिसमें शून्य बहुपद क्या हो गया, ये क्या भला है। तो शून्य बहुपद में क्या होता है, जो चर होगा, चर की घात शून्य हो। जब चर की घात शून्य होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। और इसका उदाहरण में अगर बोलूं तो कोई भी अगर संख्या है, हर एक संख्या जो होती है, हर एक संख्या, ये जो संख्या है, संख्या, तो ये सभी क्या है, शून्य घात की है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। क्योंकि किसी भी चर की घात शून्य कर दोगे तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ -7 × x की घात 0। इसका सीधा सीधा मतलब है 7 × 1 यानी कि -7, है ना। तो x की घात क्या है, 0 है, तभी जाके इसको क्या बोलते हैं, शून्य घात। तो शून्य घात के बारे में भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम आते हैं बहुपद की शून्यक। बहुपद की शून्यक के बारे में जानते हैं। शून्यक बोलते हैं इसे, मूल भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुपद की शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक बहुपद है px = x + 5, तो जितनी घात होगी उतनी ही शून्यक होते हैं। तो x की घात कितनी है, 1, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 ही शून्यक होगा। और वो क्या होगा, कभी भी शून्यक निकालना हो, शून्यक के लिए अगर आपको शून्यक निकालना है ना, तो जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रख दो। तो +5 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5। तो इसका शून्यक क्या है, -5 है। शून्यक का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास बहुपद है, x का मान कितना है, -5। अगर आप x की जगह पे वो मान रख देते हो और उसको सरल करते हो और हल करने पे आपको क्या मिलेगा, 0।
तभी इसे क्या बोला जाता है, शून्यक। तो ठीक है, तो x की जितनी घात होगी उतने ही शून्यक हो गए आपके। बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर कोई मान आपको दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसका शून्यक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर वो मान आप उस बहुपद में रखते हो और हल करने पर अगर शून्य देते हैं तब तो वो उसका शून्यक है। जैसे इस क्वेश्चन में x की जगह पर मैंने 5 रखा है और हल करने पर 0 मिला है, तो x बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर मैं x की जगह कुछ और रखता, जैसे कि अगर मैं 2 रख देता, तो 2 + 5 7 होता है, जो कि 0 नहीं आता, शून्य नहीं आता, तो x बराबर 2 इसका शून्यक नहीं होता। ठीक है, तो इतनी चीज काम की चीज थी, हमारे लिए बहुत जरूरी थी, हमने समझ लिया, हर एक चीज को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं एक इन चीजों के बारे में पढ़ लो कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना। यहाँ पर आपका आ रहा है ना रैखिक बहुपद, फिर यहाँ पर है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसको भी जरा देख लीजिए। रैखिक बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। द्विघात बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। और त्रिघात बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो रैखिक बहुपद x की अधिकतम घात कितनी है, 1 मतलब जो भी आपका चर होगा ना, यहाँ पर x था यहाँ y है, तो y की अधिकतम घात 1, x की अधिकतम घात 1, z की अधिकतम घात 1, u की अधिकतम घात 1। तो ये सब हमारे रैखिक बहुपद है। अब यहाँ देखो द्विघात बहुपद में y की अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात 2 है ना, इधर आ जाओ u की अधिकतम घात 2, यहाँ v की अधिकतम घात 2। तो ये सभी हमारे क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में आ जाएंगे, x की अधिकतम घात कितनी होगी, जो भी हमारा चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3। जैसे यहाँ देखो 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, अधिकतम घात देखनी है हमें, उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अधिकतम 3 है, उसके छोटा x² भी है, तो हमें वरीयता सबसे बड़े वाले को दिया जाता है ना। तो रैखिक बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। और शून्य बहुपद तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब प्रश्नावली 2.1 में आते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 2.1 को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें, है ना। आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं 0 0। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। और ये जो है हमारा, ये हमारा फर्श है और ये हमारा दीवार है, एकदम सीधा खड़ा होता है और इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, हर में लंबवत होता है ये। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में होता है, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है, डैश कर दिया। तो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, इधर होगा -1, -2, -3, इधर 1 2, इधर -1 -2। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, अब क्या है कि अगर आपको ग्राफ पेपर दिया गया है, ये आपको ग्राफ पेपर दिया गया है और आपसे बोला जाए ग्राफ पेपर को देखते हुए आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे, आम भाषा में बोल रहा हूं, जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही शून्यक देगा। अब जो चीज मैंने आपको बोली है हमेशा ध्यान रखना है, x अक्ष में जितने कट बिंदु देंगे उतना ही हमारा शून्यक होगा। अगर x अक्ष में कोई कट बिंदु नहीं आया तो उतने शून्यक हमारे नहीं होंगे। अब गौर से देखिएगा पहले चित्र को,
ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एच है। तो यहाँ पर कोई कट बिंदु मिल रहा है, मतलब कोई कटान बिंदु मिला है यहाँ पर? नहीं मिला। वाई एक्सिस पे मिल रहा है, लेकिन वाई से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना बस एक्स से है। तो एक्स में कोई भी कटान बिंदु नहीं है, तो इसमें कितने शून्यक हैं? 0। फिर ये देखो इधर आया, यहाँ पे कट मिला एक्स में, एक ही कटान बिंदु मिला, तो इसमें कितने शून्यक हैं? 1। अब इधर आ जाओ, इस पे कितने कट बिंदु मिले एक्सिस पे? 1 2 3। ठीक है, तो 3 शून्यक है। यहाँ आ जाओ इस चित्र में, ये एक्सिस, इसमें कितने कट मिले देखो? 1 2 शून्यक हैं। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, तो इसमें 4 शून्यक हैं। इसमें आ जाओ, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसमें कितने शून्यक है? 3। ठीक है, तो ग्राफ पेपर देख के भी हमने शून्यक का ज्ञात आराम से कर ली, कोई भी परेशानी नहीं हुई हमें। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो जो 2.1 प्रश्नावली है उसे हमने बड़ी आसानी के साथ कर ली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई है। 2.1 खत्म। अब आते हैं हम 2.2 में। अब हम 2.2 प्रश्नावली को करेंगे, लेकिन 2.2 प्रश्नावली को करने से पहले, ठीक है, कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बहुत ही सरल सा प्रश्नावली है 2.2। देखिए कैसे होगा। ये हमें द्विघात समीकरण के बारे में जानना पड़ेगा। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। समीकरण खास तौर पे द्विघात समीकरण, इसका जो व्यापक समीकरण जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या होता है? देखिए, मतलब सर्वव्यापी द्विघात समीकरण का जो होता है वो होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ जो a है, यहाँ जो b है और यहाँ जो c है, ये गुणांक हैं। ठीक है, ये भी हमारा गुणांक है और ये c हमारा क्या है? अचर पद। तो देखो, ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद तभी संभव है जब यहाँ स्पेशल कंडीशन है, जब a का मान क्या ना हो? 0 ना हो। अगर a का मान 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। समीकरण इसलिए क्योंकि एक बराबर करके 0 लगाया है। अगर ये बराबर 0 हटा दूंगा तो इसे द्विघात बहुपद बोलूंगा मैं। अगर बराबर करके 0 लिख देता हूं तो मैं द्विघात समीकरण बोलूंगा इसको। ठीक है, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो शून्य कितने मिलेंगे यहाँ पर मेरे को? 2। एक को मैं अल्फा बोलूंगा, एक को मैं बीटा बोलूंगा। अब थोड़ा हैबिट में डाल लो इस चीज को, अल्फा बीटा के जो कॉन्सेप्ट को ना हैबिट में डाल लो। ठीक है, तो इसमें एक नियम होता है, एक जांच बोल लो या संबंध बोल लो। संबंध क्या बोलते हैं? ये लिखना है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, गुणांक हमारे ए बी सी हैं। इनके बीच में क्या संबंध होता है? तो पहला जो संबंध है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का जो संबंध है ना, वो सूत्र क्या होता है? एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, तो सूत्र इसका होता है माइनस के बी बटा ए। ये बी एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये सही है ना? हिंदी में लिखूंगा तो थोड़ा याद करने में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका, वो है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या संबंध है कि एक शून्यक अल्फा है गुणा दूसरा शून्यक बीटा है, तो इसमें सूत्र लगता है सी बट्टा ए। ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये आपस में हमारे क्या होने चाहिए? बराबर। आगे समझ में। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में।
तो देखिए प्रश्नावली 2.2 में आने से पहले यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, सो ये जो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 ये पहले से ही सरल किए हुए हैं। आप प्रश्नावली 2.2 को मैं कराऊंगा, उसको देखने के बाद उदाहरण नंबर 2 ये मैं आपको होमवर्क दूंगा और उदाहरण नंबर 3 ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहले 2.2 को पूरा देख के फिर ये आपको खुद से करना है। ठीक है, प्रश्न देखना और हल आप पहले करना। अगर हल आपसे नहीं बन पाता फिर ये उदाहरण का जो हल है उसको देखना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो में। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे हुआ या नहीं वीडियो देखने के बाद, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इन सब के शून्य भी निकालनी है और वो जांच भी करना है। जो मैंने अभी आपको संबंध बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी अपॉन है, अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन है, वो हमें जांच भी करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस का 8। शून्यक निकालना है आपको। क्या निकालना है? शून्यक के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जो भी बहुपद होता है उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। है समझ में? अब यहाँ पर नियम ढंग से देखना, इस नियम को हमें ढंग से देखना है। देखो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। इसमें नियम क्या होता है, इस विधि का जो नाम है वो है गुणनखंड विधि। क्या विधि है? गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने के आप कई सारे विधि पढ़ेंगे कक्षा 10 में। गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। तो प्रश्न में जैसा बोलेगा, जिस विधि का वर्णन करेगा उसी विधि से ही हमें करना है, और किसी दूसरी विधि से आप करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी है, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसमें नियम क्या कहता है। ठीक है, ये जो 2 नंबर है इसको और इसको आपस में गुणा करो, 1 गुणा 8, 8। ठीक है, 8 आ गया। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करें तो 8 आता हो और घटाए तो 2 आता हो। इसके गुणांक को देखा जाता है। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करें तो 8 आता हो और घटाए तो 2 आता हो। बहुत अच्छा होगा अगर आपके मन में तुरंत क्लिक कर रहा है, क्योंकि आपको पता है 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आता है। पता चल गया? बहुत जल्दी क्लिक कर गया आपके मन में। अगर सपोज करो आपके मन में क्लिक नहीं कर रहे हैं तो जो भी नंबर गुणा करने पे आए ना उसको आप कर दो गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और यही सबको गुणनखंड मिल जाएगा। जैसे कि 2 दूनी 4 और ये 2, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, 4 और 2 की गुणा करूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा, 4 में से 2 मैं घटाऊंगा तो मेरे को 2 मिलेगा। ठीक है, यही से ही पता चल जाता है। अब देखिए कैसे किया जाएगा। ये माइनस है, यहाँ माइनस रखो। जब भी माइनस वाला है तो ब्रैकेट लगा दो पहले ही, हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1 प्लस माइनस आपका पूरा सवाल बिगाड़ देगा। तो क्या था, 4 और 2, तो 4x घटाना है तो घटाने का चिन्ह, फिर ये 2x। ठीक है, बाहर से क्या है माइनस के 8, इधर 0, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x अंदर गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस। अब यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या जो दोनों पदों में जिसका भाग चला जाए। तो x का भाग दोनों में जाएगा, तो x की घात 1 बाहर आ गया। यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 आपने बाहर निकाल दी तो x की घात 1 ही बचेगा। ये x तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 4, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग दोनों में जाएगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ से x बचा,
2 चौके 8। तो देखो मजे की बात, ये चीज और ये चीज समान है। अगर समान है तो आपने सही किया है, अगर असमान आ रहा है तो आपने गलत किया है कहीं ऊपर। ठीक है, तो गुणनखंड बनाना है तो जो 2 बार है उसको 1 बार लिखो, और जो आपने ब्रैकेट मतलब जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस का 2। फिर आपको क्या करना है, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस के 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, अल्फा। ठीक है, इसे मैं बोल दूंगा अल्फा। फिर इधर लिखूंगा यदि, इसको 0 रखना है, अब प्लस के 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये मेरे 2 मूल हैं। आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, जांच के लिए देखो, सबसे पहले हमारे पास दिया है, क्या दे रखा है हमें, x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमें दे रखा है। ठीक, तो यहां देखो हमारे पास क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b क्या होता है, x का गुणांक माइनस के 2, और c क्या है हमारे पास, माइनस के 8। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हम क्या करेंगे, पहला शून्यकों का योगफल जांच में सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बट्टा है। जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको भी याद हो जाना चाहिए। अल्फा हमारा कितना आया था, 4, प्लस बीटा हमारा कितना आया था, माइनस के 2, माइनस b हमारे पास कितना है, माइनस के 2, और a हमारे पास कितना है, 1। 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 2 बट्टा 1 2। आगे दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर हमें यह प्रदर्शित करता है कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। फिर हम निकालेंगे दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा c अपॉन है। तो अल्फा हमारा कितना है, 4, बीटा हमारा है माइनस के 2, c हमारा है माइनस के 8, और a हमारा है 1। 4 दूनी माइनस के 8, और किसी भी संख्या को 1 से भाग देते तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। फिर से आगे बराबर, ये प्रदर्शित करता है कि हमारा उत्तर सही है। अगर बाय द वे समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलना, तभी ज़्यादा बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, x की जगह h लिख दे, y लिख दे, u लिख दे, t लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड नंबर पर। क्या है ये, 4s² 4s प्लस 1, शून्य के लिए से क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। फिर से वही चीज है, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। तो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे भी कितना 4 है। ठीक है, जोड़ने पे भी कितना 4 है, 2 2 2 गुणा 2 4 होता है, 2 2 को जोड़ो तो 4 होते हैं, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे 2s, चिन्ह है धन का, फिर लिखेंगे 2s, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस से गुणा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर दिखा होगा, इसके गुणा फिर इससे भी मत कर देना। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन, 2 का भागा दोनों में जाएगा, h भी न्यूनतम 1 है, 2 दूनी 4, h² से h बाहर है तो यहाँ h बचेगा, 2h एक कम 2h। ठीक है, माइनस, फिर देखिए
अब इसमें से कुछ भी भागा नहीं जाएगा, जो दोनों में भागा जा रहा हूँ। जब कुछ भी भागा नहीं जाए तो अब 1 लिख दो, ठीक है, और अंदर जो है वो लिख दो। चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। जो 2 बार है उसे हम क्या लिखेंगे, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड हम बना रहे हैं, ठीक है। सेम आ गया। यदि 2h माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, माइनस के 1 उधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 1, और ये 2 गुणा में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये अल्फा है। इसी तरह h बराबर 1/2 यहाँ से भी आएगा, और उसे हम क्या बोल देंगे, बीटा, क्योंकि ये भी तो वही है ना, ये बीटा भी हमारा वही आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमारे पास देखो फिर से वही है, जो बहुपद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो a हमारे पास कितना था, 4, b हमारे पास -4, c हमारे पास 1 था। सबसे पहली चीज हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2, माइनस b हमारे पास कितना है, -4, और a हमारे पास कितना है, 4। एक आधा में आधा जोड़ो, ये लॉसा पर 2 आ गया ना, नीचे समान है तो वही आएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, आ गया 1 बराबर 1, ठीक, 1 बराबर 1 आ गया दोनों तरफ। अब लिखो, देखो दूसरा वाला, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा c/a, यही होता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2, c हमारे पास 1 है, और a हमारे पास 4 है, 1 कम 1, 2 दूनी 4, है दोनों तरफ बराबर। तो हमने जांच भी कर लिया आराम से, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट में। यह है 6x² -3 -7x। तो ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्थित करने का तरीका है, सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद अचर पद आता है। तो आप क्या लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर यह आ जाएगा 6x² -7x -3। शून्य निकालना है तो 0 रख दिया। नियम पता है हमें, इसकी गुणा इसके साथ, है ना, ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है। 6 गुणा 3 यानी कि 18। ऐसी 2 संख्याएं लो जिनको आप गुणा करें तो 18 है, और घटाने पे 7 आए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो 9x -2x, और बाहर है -3, -9 से अंदर गुणा कर दो तो ये -9x माइनस प्लस के 2x, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, इस जोड़े से क्या भागा जाएगा, दोनों में 3 का, और क्या x दोनों में कॉमन है, 3 दूनी 6, x² से x बाहर है तो एक ही x बचेगा, 3 3 9, x बाहर आ गया तो 3 ही बचेगा। अब यहाँ से कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दिन में दोनों का भागा चला जाए। जब कुछ भी नहीं होता है तो एक कॉमन निकाल लेते हैं, समान है यानी कि सही किया है। अब गुणनखंड बनाओ,
जो 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे में, यहाँ। ठीक है, फिर से वही, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो ये माइनस के 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस के 3, तो ये 2 गुणा में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में, इसे हम बोल देंगे अल्फा। अब इसको 0 रखोगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ये बीटा हो गया हमारे पास। अब हमें जांच करनी है, तो देखो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, 6, ए के स्थान पर 6 है, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर -3। ए के स्थान पर 6, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर -3। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल। जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। सूत्र, अल्फा का मान कितना है, 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, माइनस है और ये प्लस, इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो डायरेक्ट रख दिया। बी का मान कितना है, माइनस के 7 और ए का मान है 6। लॉसफा कितना आएगा, 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 3 3 9, माइनस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब शून्यकों का योगफल हो गया। अब निकालते हैं नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 3/2 गुणा बीटा हमारे पास कितना, माइनस के 1/3। सी हमारे पास क्वेश्चन में -3 और ए हमारे पास है 6। 3 से 3 कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से भी बचा माइनस के 1/2, यहाँ से भी माइनस के 1/2। तो दोनों तरफ बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे में। देखिए ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो वो क्या है, 4u² + 8u, शून्य निकालना है तो 0 रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो एक परिवर्तन है, इसमें सी अचर पद नहीं है, और जब अचर पद नहीं है तो वो जो ऊपर वाले जो विधि मैंने आपको सिखाई है तीनों क्वेश्चन में, ये यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, और जब भी एक पद मिस होता है ना, सवाल और आसान हो जाता है। तो हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो क्या कॉमन है दोनों में, 4 तो दोनों में भागा जाएगा और u भी कम से कम, तो 4u उभयनिष्ठ है। 4 बाहर आ गया, u² से u बाहर है तो यहाँ u बचेगा, 4 दूनी 8, u से u बाहर है, तो ये बन गए 2 गुणनखंड। यदि 4u बराबर 0, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो u का मान क्या होगा, 0। ये हमारा अल्फा है। दूसरा, यदि u + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के हो जाएगा -2, तो ये हमारा बीटा है। क्योंकि देखो a हमारे पास कितना था, 4, b हमारे पास कितना था, 8, और c हमारे पास था ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक, अब हम पहला का निकालेंगे शून्यकों का योगफल। वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा कितना है हमारे पास, 0, बीटा कितना है, -2, b कितना है हमारे पास, 8, और e कितना है, 4, प्लस माइनस -2,
4 दूनी 8। आ गया दोनों तरफ बराबर, तो ये सही है हमारा। वो गुणनफल भी निकालो, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन है। अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, सी हमारा 0 है और ए हमारा 4 है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 पर अपॉन समथिंग 0। आ गया दोनों तरफ इक्वल, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर ली। अब आते हैं 5वें में, t² -15। इसमें भी एक टर्म मिसिंग है, तो इसको भी हम उस मेथड से नहीं कर सकते, है ना, गुणनखंड विधि से। तो ये भी बड़ा आसान है। माइनस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का। t का मान निकालना, माइनस प्लस माइनस √ का मान 15, ठीक है ना। अर्थात एक t का मान एक बार प्लस में लोगे तो प्लस के √15 आएगा, इसे हम अल्फा बोलेंगे, और एक बार माइनस में लोगे तो माइनस के √15 आएगा, इसे हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ t² का गुणांक कुछ क्या है, 1। t के गुणांक को हम b बोलेंगे, t तो है ही नहीं, तो b हमारा 0 है, और अचर पद हमारा कितना है, -15। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास, +15, बीटा हमारे पास है √-15, b हमारे पास 0 है, a हमारे पास 1 है। प्लस के √15 में से माइनस के √15 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0। आ गया दोनों तरफ बराबर। फिर निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, अल्फा गुणा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास, प्लस के √15, और बीटा कितना है, माइनस के √15। सी हमारे पास -15 है, और ए हमारे पास 1 है। √15 गुणा √15 सिर्फ 15, -15 बट्टे 15, क्योंकि 2 बार √ होने पर हट जाता है गुणनफल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही छठे पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 3x² - x - 4। ठीक है, इसको करते हैं हम। तो ये वाला गुणनखंड से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों पद हैं, तो गुणनखंड आराम से हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि इसकी गुणा इसके साथ 3×12। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करे तो 12 आए और घटाएं तो 1 आए। अगर आपके मन में क्लिक कर रहा है तो सही है, 4 × 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऐसे गुणनखंड करो, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 और 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बड़ी संख्या क्या आई थी, 4, x घटाना है, यहाँ पर कितना घटाना है, 3, -4। तो माइनस जब भी होता है तो माइनस से अंदर गुणा करते हैं, माइनस प्लस के 3x, बाहर है -4। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, केवल x। 3 बचेगा, यहाँ x² से x बाहर आ चुका है तो सिर्फ x बचेगा, x बाहर है यहाँ से, फिर 4 बचेगा। इस जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं, और यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भी तो वही आएगा ना। ठीक है,
अब जो 2 बार आया होता है गुणनखंड बनाने के लिए उसको एक ही बार लिखा जाता है, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 1। फिर यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस के 4 जाके प्लस के 4, तो ये गुणे के तरह के बट्टे में हो गया, तो ये अल्फा है। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का आगे तरह क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा बीटा है। हमारे पास बहुपद क्या था, 3x स्क्वायर x माइनस 4। यहाँ देखो a कितना हमारे पास 3, b कितना है x का गुणांक माइनस का 1, और c हमारे पास कितना है माइनस के 4। अब इस वाले पार्ट का मैं जांच आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक आध प्रैक्टिस के लिए मैं अगर नहीं छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, जांच का। जितने भी अभी 5-6 महीने किए ना, एक तो आप कर लो, आंसर तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बस जांच आपको करने दे रहा हूँ। ठीक है, जांच करके कर लेना आप, जांच आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखो, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, ठीक है, अगर आपके पास शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा गुणा बीटा, यही होता है, तो जो द्विघात बहुपद होगा ना, उसका सूत्र पता है क्या होता है, x के पदों में एक्स स्क्वायर यहाँ लगा दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर आता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर से x प्लस अल्फा गुणा बीटा। इस सूत्र को याद कर लो, अगर ये पता है यहाँ रखो, ये पता है यहाँ रखो, आंसर आपका द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा झटके में, एक बार में। पहले संख्या पे आते हैं, पहले बोला है पहला योग है, उसके बाद गुणनफल है। ठीक है, तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर वे ही है। दिया है शून्यकों का योगफल, ऐसे लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। दिया है शून्यकों का योगफल 1/4, और जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा वो दे रखा है माइनस के 1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद सूत्र ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा बीटा। मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 एक्स, अल्फा बीटा का मान क्या है माइनस के 1। ये चीज़ है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, ठीक है, एक्स से कम एक्स बट्टे में 4 प्लस माइनस माइनस का 1। ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है ना, ये आंसर आपको नहीं दिखाएगा, उसको उसने थोड़ा और सरल किया होगा। कैसे, देखिए कैसे, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और लॉसअपा क्या आ जाएगा, 4 1 कम 4। अब बड़ा वाला इसके आपने गुणा किया है, तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसके गुणा इसके साथ होता है, इसके गुणा इसके साथ, तो यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 4 1 कम 4। कुछ नहीं है तो बराबर 0 लोगे, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 से गुणा करो। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। तो आंसर में आपका ये होगा पीछे एनसीईआरटी में। बराबर 0 मत लिखना, 0 लिखोगे तो समीकरण हो गया ना, आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, पहला। दूसरा, अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ।
शून्य को का योगफल में √2 रखा है और जो गुणनफल है वो 1/3 दे रखा है। तो जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, सूत्र क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा गुणा बीटा, मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, बाहर से x, और अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/3। या तो यही छोड़ो या थोड़ा और हल करो, क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 × 3 3 × 3 3 के गुणा दोनों में हो जाएगा, 3x² माइनस के 3 √2x, इन दोनों में कर दी क्योंकि लॉस ऑफ हमारा 3 ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। भिन्नों का जोड़घटान अगर आता होगा तो ये तो बहुत ही आसान है ना, 0/1। तो फिर से वही, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही आ जाता है, 3 0 0। तो यहीं पर छोड़ दो बहुपद, या यहाँ पे छोड़ना है या यहाँ पे छोड़ना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाऊं तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा हमारा √5 दे रखा है। ठीक, तो देखिए द्विघात बहुपद सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्या होता है, x² माइनस की ये चीज, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 गुणा x, और अल्फा बीटा क्या है, √5। तो ये 0 गुणा समथिंग तो 0 ही होता है, तो यहां से आ जाएगा x² प्लस के √5 आंसर। ठीक है, ऐसे ही चौथा है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x², ये चीज मान रख दो, 1 गुणा x 1, तो यहां से आ जाएगा x², 1 गुणा x होता है प्लस 1 आंसर। ये भी हो गया। पांचवें पार्ट में आ जाऊं, पांचवें पार्ट में शून्यकों का योगफल भी 1/4 दे रखा है माइनस का, और गुणनफल प्लस के 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x², ये सूत्र है द्विघात बहुपद का, मान रख देंगे। माइनस था ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, और ये प्लस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, x से कम x, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4। डिटेल में सिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। पहले क्या करते हैं, भाग, 1 चक्कू 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर दो, 4 गुणा x, 4x² प्लस 4 1 कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, तो ऊपर जो आएगा वही लिख दो, 4x² x + 1 आंसर। ठीक है, और छठा वाला क्या है, देखिए हमें दिया है, ऐसे पूरा एग्जाम में ऐसे लिखना है, दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हमें क्या दे रखा है, 1। लिखोगे आप, हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, मान रखोगे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, बाहर से x, और अल्फा बीटा का मान 1 आंसर। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 2 का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने जाना, 2.1 किया, 2.2 किया, और इसी तरीके से सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। कक्षा 10 गणित।